आइए आज हम स्टडी करेंगे गॉस प्रमेय पर आधारित जो उदाहरण दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में। तो देखिए उदाहरण नंबर 1.13 कह रहा है परमाणु के प्रारंभिक प्रतिरूप में यह माना गया था कि आवेश J का बिंदु आमाप का धनात्मक नाभिक होता है। यानी ये कहने का मतलब है कि आरंभ में जब लोग ज़्यादा नहीं जानते थे तो ये माना गया था कि परमाणु जो है के अंदर J आवेश पाया जाता है और परमाणु के नाभिक का जो आमाप है वो बिंदु आमाप होता है, मतलब एक पॉइंट जितना होता है जो त्रिज्या r का एक समान घनत्व के आवेश से घिरा रहता है, जिसके त्रिज्या r मान लिया गया और वो एक समान आवेश घनत्व से घिरा रहता है। कह रहा है परमाणु पूर्ण रूप में विद्युत उदासीन है। इस प्रतिरूप के लिए नाभिक से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होगा ही, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए हमको ये फिगर दिया गया है, इसमें बाहर इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं और ये नाभिक के अंदर देखिए प्रोटॉन है। तो नाभिक की त्रिज्या एक तरह से स्मॉल r माना गया है और इलेक्ट्रॉनों की बाहरी कक्षा जहाँ तक है, यानी परमाणु की त्रिज्या अगर माना जाए तो उसको कैपिटल R माना है। नाभिक की त्रिज्या स्मॉल r और परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R, और यहाँ पर एक कोई P पॉइंट माना है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है चित्र 1.32 में नाभिक से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र पूछा गया है। r दूरी पर, यह स्मॉल r कोई दूरी है, ये देखिए नाभिक की त्रिज्या नहीं है r, ये स्मॉल r यहाँ पर कोई पॉइंट माना है, देखिए नाभिक से बाहर है। तो इस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र कितना है ये बताना है नाभिक से स्मॉल r दूरी पर। यह नाभिक की त्रिज्या नहीं है स्मॉल r, इसको ध्यान देना है। तो कह रहा है चित्र 1.32 में इस प्रतिरूप का आवेश वितरण दर्शाया गया है। चूंकि परमाणु उदासीन है तो नाभिक में आवेश Ze प्लस ऋण आवेश, तो नाभिक उदासीन है का इसका मतलब क्या है कि जो नाभिक में आवेश है जो J है हमको क्वेश्चन में दिया गया है प्लस ऋण आवेश, यानी जितना इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश होगा वो बराबर है और चूंकि विपरीत है तो 0 आ जाएगा, तो उदासीन हो जाएगा। कह जाता है r त्रिज्या यानी कैपिटल R त्रिज्या के एक समान गोलीय आवेश वितरण में कुल ऋण आवेश माइनस J होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब परमाणु उदासीन है नाभिक में J आवेश है धनात्मक, तो जाहिर सी बात है कि एक समान गोलीय आवेश वितरण में कुल जो ऋण आवेश है वो माइनस J होना चाहिए, क्योंकि J और माइनस J जब जोड़े जाएंगे तो 0 आएगा। जब 0 आएगा कुल आवेश तभी ये उदासीन होगा। तो उदासीन होने के लिए जरूरी है कि जब नाभिक में J आवेश है प्लस का, तो जो बाहर आवेश है इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है वो J होना चाहिए और ऋणात्मक होना चाहिए, यानी परिमाण तो बराबर हो लेकिन चिन्ह उल्टा होना चाहिए। इससे हमें तुरंत ही ऋणात्मक आवेश घनत्व रो प्राप्त हो जाता है। जाहिर सी बात है ऋणात्मक आवेश घनत्व हमें रो प्राप्त हो जाएगा। चूंकि हमारे पास कुल शून्य आवेश होना चाहिए तो आता है, क्योंकि कुल आवेश हमको 0 मिलना चाहिए। तो अगर उसके लिए हम बात करें तो देखिए ऋणात्मक आवेश घनत्व, लेकिन ये आवेश घनत्व क्या है हमारा, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि जब कोई आवेश न दिया हो तो हम आयतनीय आवेश घनत्व मानते हैं, या यूं कहें कि नाभिक एक गोले के समान है, त्रिविमीय है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में सब में वितरित है, क्योंकि गोले की 3 विमा होती है। जब किसी चीज की 3 विमा होती है तो हम लोग आयतन की बात करते हैं।
तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये आयतनीय आवेश घनत्व है। तो अगर हम इसको देखें तो आयतनीय आवेश घनत्व का मतलब है कि गोले का यानी परमाणु का आयतन गुणे घनत्व रो। तो ये देखिए गोली जो गोला होता है यानी स्फीयर होता है उसका आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो कर दिया। तो पूरे आयतन में कितना आवेश है, तो ये आयतनीय आवेश घनत्व हमको निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखिए जेई ये नाभिक में माइनस जेई ये इलेक्ट्रॉन में। अब देखिए अगर ऋणात्मक आवेश घनत्व की बात की जाए तो हम इसकी बात करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो आवेश घनत्व की बात करें तो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं यानी परमाणु का आयतन गुणे और रो कर देंगे तो ये हमारा ऋणात्मक आवेश घनत्व आ जाएगा। आवेश घनत्व का मतलब आवेश कितना घना है और घना कहाँ है, पृष्ठ की सतह पर जो आयतन है परमाणु का। तो परमाणु के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर, यहाँ कैपिटल आर होगा, क्वेश्चन में दिया है हमको कैपिटल आर क्यूब इनटू रो, ये इसका मान है। तो बराबर 0, अब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस जेई। तो ऋणात्मक आवेश घनत्व तो इतना इंटू रो कर देंगे तो ये पूरा ऋणात्मक आवेश घनत्व आ जाएगा क्योंकि आयतन गुणे जो आयतनीय आवेश घनत्व रो जो जिसको बोलते हैं इसका गुणा करेंगे तो पूरे परमाणु में ऋणात्मक आवेश घनत्व निकल आएगा। तो ये पूरा टोटल होता है आवेश 0। और ये हमने बताया कि प्रोटॉन का आवेश नाभिक में जो है प्लस जो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनका पूरा आवेश 0 है। अब ये इलेक्ट्रॉन का हमने रख दिया 4/3 पाई आर क्यूब क्योंकि परमाणु के आयतन में जितना है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये रो का गुणा कर दिया तो ये 0 इधर है ये इधर आ गया तो माइनस में हो गया तो इतना आ गया। अब रो इक्वल टू -3 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 3 JE/4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब ये बात आपको समझना है कि क्यों यहाँ पर ऐसा लिखा गया। तो ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो हमारे पास नाभिक है नाभिक का में प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के पूरे आयतन में है। तो इसलिए आयतन का चर्चा की गई है। आयतन की आयतनीय आवेश घनत्व हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो चूंकि पूरे धन और ऋण आवेश जो है पूरा 0 है तो धन आवेश यानी JE -4 पाई आर क्यूब/3 रो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये J इधर आएगा तो माइनस JE हो जाएगा जैसा अभी हमने इधर करके दिखाया था। तो ये हमारा रो आ गया -3 JE/4 पाई आर क्यूब। तो नाभिक से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र
अब अगर हम नाभिक से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु स्थित है जिसको P माना गया है क्वेश्चन में, ये इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र E ब्रैकेट में R लिखा है क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो एक तरह से R दूरी पर चूंकि पूछा जा रहा है स्मॉल r दूरी पर, इसलिए ब्रैकेट में R लिख दिया है। तो ज्ञात करने के लिए हम गाउस नियम का उपयोग करते हैं। तो आवेश वितरण की गोलीय सममित के कारण विद्युत क्षेत्र E ब्रैकेट में चूंकि R दूरी पर है तो R लिखा गया का परिणाम केवल त्रिज्य दूरी पर निर्भर करता है। यहाँ R की दिशा का कोई अर्थ नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत क्षेत्र है स्मॉल r दूरी पर, तो वो केवल त्रिज्य दूरी पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि कोई गोला है तो उसमें जो है जब हमने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो त्रिज्यीय यानी रेडियल या अरीय बाहर की ओर निकलती हैं। जैसे हमारे साइकिल की तिली होती हैं उस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं तो त्रिज्यीय होती हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि आवेश वितरण की गोलीय सममित के कारण, क्योंकि पूरे गोले में आवेश समान रूप से वितरित है, के कारण विद्युत क्षेत्र E का परिणाम केवल त्रिज्य दूरी पर निर्भर करता है। केवल त्रिज्य दूरी यानी त्रिज्या की जो दूरी है वो केंद्र बिंदु से त्रिज्या की दूरी, यानी त्रिज्या जिस तरह नापी जाती है केंद्र बिंदु से, तो उस तरह दूरी पर निर्भर करता है। यहाँ R की दिशा का कोई अर्थ नहीं होता, यानी R की दिशा यानी यहाँ पर जो जैसे यूनिट वेक्टर होता है, जैसे सदिश है तो ये वेक्टर है हमारा E, तो ये R की दिशा का कोई अर्थ नहीं होता। इसकी दिशा मूल बिंदु से P की ओर ध्रुवांतर R के अनुदिश अथवा विपरीत है। R के अनुदिश अथवा विपरीत। दोनों बातें क्यों लिखी हैं? दोनों बातें इसलिए लिखी हैं क्योंकि अगर धन आवेश होता है तो त्रिज्यीय बाहर की ओर बल रेखाएं निकलती हैं, अगर ऋण आवेश होता है तो त्रिज्यीय अंदर की ओर बल रेखाएं आती हैं। तो इसीलिए अनुदिश अथवा विपरीत दोनों चीजें लिखा है। स्पष्ट रूप से इस प्रकरण में गाउसी पृष्ठ एक गोलीय पृष्ठ है जिसका केंद्र नाभिक है। यहाँ हम दो परिस्थितियों यानी स्थितियों R इज ग्रेटर देन R तथा स्मॉल r इज स्मॉलर देन ग्रेटर R पर विचार करते हैं। तो अब इस चीज पर हम ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर जो ये कैपिटल R है ये नाभिक के बाहरी बिंदु तक है, यानी जहाँ तक धुरी है नाभिक परमाणु की, और ये स्मॉल r जो है नाभिक और ये बाहरी जो कैपिटल R है उसके कहीं बीच में बिंदु है। तो दो बातों पर भी बात करेंगे। एक, जब ये जो हमारा स्मॉल r है ये R से कम हो और एक बार जो R है वो कैपिटल R से ज्यादा हो। तो कहने का मतलब है कि दो बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए P डैश हो, ये P है, तो यहाँ पर देखिए इस R से ये R कम है और यहाँ पर ये देखिए R लिखा है, तो ये R इस कैपिटल R से ज्यादा है। तो एक बार यहाँ विद्युत क्षेत्र की बात समझेंगे, एक बार यहाँ विद्युत क्षेत्र की बात समझेंगे। तो अब देखिए पहला पॉइंट, जब कैपिटल R से कम है स्मॉल r, यानी परमाणु के कहीं अंदर है, नाभिक और ये परमाणु की बाहरी जो ये परिधि है उसके कहीं बीच में R है, तब की बात कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो फाई होगा यानी हमारा फ्लक्स होगा वो E ब्रैकेट में R, चूंकि R दूरी है, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र ही है और क्षेत्रफल के लंबवत जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उन्हीं को हम फ्लक्स बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां पर ये R हमारा लिया गया है, तो जो भी पृष्ठ बनेगा लंबवत, जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उनके लंबवत जो भी पृष्ठ बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि कोई गोलीय पृष्ठ ही बनेगा। तो उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 4 पाई r स्क्वायर होगा, वृत्ताकार जो होगा। तो वृत्ताकार होगा तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो इसीलिए विद्युत बल रेखाओं के लिए E यानी विद्युत क्षेत्र गुणे 4 पाई r स्क्वायर किया गया है। देखिए नीचे लिखा है यहाँ ER
यानी r पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। इसका कार्य है कि गोलीय गाउसीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंबवत होती है 90 डिग्री के। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर कोई वृत्तीय पृष्ठ लें, जैसे इस बिंदु पर बात कर रहे हैं, तो ये हमने ले लिया इस प्रकार से। हम मान लीजिए इसी से विद्युत बल रेखाएं केंद्र से लंबवत निकलेंगी, तो इसका क्षेत्रफल गुणे विद्युत क्षेत्र कर देंगे, तो ये वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकल आएगा। तो वही काम किया गया है, कोई नया काम नहीं हमने किया है। तो यहाँ पर देखिए वही विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल जो है, जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा जिससे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो उसी को यहाँ पर रखा गया है। तो उस पृष्ठ क्षेत्रफल से लंबवत कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, वही हमारा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ E जिसको r दूरी पर लिया गया है, तो r पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। इसका कार्य है कि गोलीय गाउसियन पृष्ठ के गोलीय गाउसियन पृष्ठ, तो गोलीय गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल का ये फार्मूला हो गया कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंबवत होती है तथा इसका परिमाण पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर समान होता है। जितना पृष्ठ लिया गया है सारे बिंदुओं पर ये समान होता है। अब देखिए यहाँ गाउसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q धनात्मक नाभिकीय आवेश तथा त्रिज्या r के गोले में विद्यमान ऋण आवेश है। तो जो भी हमने गाउसियन पृष्ठ लिया है, तो उससे दो प्रकार के आवेश पास होंगे। एक तो आवेश पास होगा ये केंद्र में जो जेई आवेश है, धनात्मक जेई आवेश जो नाभिक में है प्रोटॉन के कारण, प्लस इन इलेक्ट्रॉनों के कारण इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो r दूरी पर पृष्ठ बनेगा उसके कारण होगा। तो ये देखिए नाभिक के कारण जेई हो गया, प्लस जो हमने इलेक्ट्रॉनों के कारण निकाला था 4 पाई r³ रो, तो ये हो गया। ऋणात्मक पृष्ठीय आवेश घनत्व निगेटिव चार्ज डेंसिटी रो जो है उसके कारण जो था, तो ये 4 पाई r³ रो था। तो कुल आवेश जो उस पृष्ठ से गुजरेगा वो कितना हो जाएगा, नाभिक का जो आवेश है प्लस 4 पाई r³ रो हो जाएगा। पहले प्राप्त आवेश घनत्व रो का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होगा। तो पहले जो आवेश घनत्व हमने निकाला है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो Q = JE, और ये हमने निकाला है पहले ही। ये देखिए यहाँ से रो = -3JE/4 पाई r³। तो यहाँ पर देखिए ये JE हो गया प्लस 4 पाई r³/3, और रो की वैल्यू -3JE/4 पाई r³ है। ये यहाँ से देखिए रो बराबर -3JE/4 पाई r³, ये निकाला गया है, तो यहीं से हमने रख दिया है -3JE/4 पाई r³। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा Q = JE माइनस JE, ये r³ ऊपर रहेगा और कैपिटल R³ नीचे रहेगा। तो ये आ गया हमारा। तब गाउस नियम से हमें क्या प्राप्त होगा, ER = JE/4 पाई ε0 1/r² माइनस r/R³। तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र E होता है 1/4 पाई ε0 Q/r², जैसा हमने
बिंदु आवेश के बारे में पढ़ा था कि बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र का ये फार्मूला होता है। तो 1/4πε0 1/r² को बाहर ले लिया, क्यू की वैल्यू इतना है तो इसको यहाँ रख दिया JE माइनस JE R³ तो ये हो गया 1/4πε0। अब JE को कॉमन ले लिया और इसको अंदर कर दिया तो 1/r²। अब यहाँ क्यूब था, नीचे r² हो गया तो केवल r बचा तो r/ ये R³ और ये बाहर हो गया r r, क्योंकि जब R से r कम है तब की बात हो रही। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लिखा गया। तो इस प्रकार से हमको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ विद्युत क्षेत्र त्रिज्यता बहिर्मुखी निदर्शित है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है ये त्रिज्यता यानी रेडियली बाहर की ओर जो है होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए बता रहा है कि जो R है वो ज़्यादा है स्मॉल r से। तो यहाँ ज़्यादा वाले में R³ भी है, ये ज़्यादा भी है स्मॉल r से, और नीचे जो ज़्यादा का हम भाग देंगे तो उत्तर कम आएगा। तो इसका मतलब इससे घटने वाला कम है तो पूरा जो E आएगा वो धनात्मक उत्तर आएगा। तो धनात्मक आएगा तो इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र त्रिज्यता बाहर की ओर है। फिर से समझिए कि अगर अंदर की ओर होता तो ऋणात्मक आवेश के कारण अंदर की ओर होता है तो ये वैल्यू ऋणात्मक आना चाहिए। अगर धनात्मक आएगी तो इसका मतलब धन आवेश का प्रभाव ज़्यादा है तो त्रिज्यता बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। तो अब चूंकि ये R ज़्यादा है स्मॉल r से, और जो ज़्यादा हो अगर वो भाग वाले भाग में है तो इसका मतलब उत्तर कम आएगा, क्योंकि नीचे जितना ज़्यादा होगा तो उत्तर उतना कम आएगा। तो जितना ये कम होगा तो घटाने में ये जो पूरा है ये धनात्मक आएगा, क्योंकि घटाने वाला कम हो जाएगा। अगर घटाने वाला ज़्यादा होता तो उत्तर ऋणात्मक आता। तो चूंकि घटाने वाला कम है तो उत्तर धनात्मक आएगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र त्रिज्यता बहिर्मुखी निर्दिष्ट है। अब आगे आ जाता है कि जब ये स्मॉल r मतलब परमाणु की त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पर हो। तो इस प्रकरण में चूंकि परमाणु उदासीन है, गोलीय गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश शून्य है। तो इस प्रकार गाउस नियम से अब जाहिर सी बात है कि जब ये स्मॉल r परमाणु की त्रिज्या से बाहर हो जाएगा तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों का प्रभाव होगा बाहर, और धन आवेश और ऋण आवेश बराबर हैं तो धन ऋण आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जाहिर सी बात है गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि धन और ऋण बराबर हैं। तो धन प्लस ऋण जोड़ेंगे तो 0 आता है। तो चूंकि परमाणु उदासीन है इसलिए गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश परिबद्ध आवेश शून्य हो जाएगा, कुल आवेश लिखना चाहिए। इस प्रकार गाउस नियम से, अब गाउस नियम से तो विद्युत फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र गुणे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो E गुणे 4πr², क्योंकि त्रिज्यीय है और r दूरी पर इसलिए ब्रैकेट में r लिखा गया। तो ये हो गया हमारा 0। ऐसी बात है जब आवेश 0 तो कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, तो फ्लक्स भी 0 हो गया। अथवा r = 0 या r > R। जाहिर सी बात है कि जो स्मॉल r है R से जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, या देखिए हाँ ये विद्युत फ्लक्स 0 होगा जब R से ज़्यादा हो स्मॉल r, यानी गोल जो परमाणु है उसके परिधि से बाहर ये बिंदु है स्मॉल r। और अगर परिधि पर भी है ये स्मॉल r बिंदु तो भी स्मॉल r R बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जितना धनावेश का प्रभाव है यहाँ पर उतना ऋणावेश का, क्योंकि दोनों का प्रभाव बराबर है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण यहाँ पर भी 0 प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में r जो है वो भी 0 है, यानी r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है वो 0 रहेगा। और अगर पृष्ठ पर भी हमको उस पॉइंट को माना जाए पृष्ठ पर,
तो भी विद्युत क्षेत्र वहां पर 0 होगा। तो इस प्रकार से पृष्ठ के जो आवेश पृष्ठ का जो वो स्मॉल आर बिंदु है जिसके कारण हम निकाल रहे हैं, वो जो हमारा, अब देखते हैं सममित संक्रियाओं के विषय में। ऑन सिमेट्री ऑपरेशंस, यानी जो सिमेट्री यानी सममिति हैं, जिनके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस प्रकार से कि उनको दो भागों में बांटा जाए तो कुछ बराबर दोनों भाग दिखेंगे, इस प्रक्रिया को सममिति कहते हैं कि उसमें सिमेट्री है। तो उसके विषय में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कह रहा है भौतिकी में हमारा प्रायः विभिन्न सममित के निकायों से सामना होता है। इन सममितियों पर विचार करना सीधे सीधे परिकलनों की तुलना में कहीं अधिक शीघ्रता से परिणाम तक पहुंचने में सहायता करता है। तो इस प्रकार की चीज़ों पर विचार करना हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर किसी चीज़ का कैलकुलेशन करें तो उससे और आसानी से हम लोग इन चीज़ों के विषय में जान पाते हैं या परिणाम तक पहुंचने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए अगर वाई जेड तल के अनुदिश अनंत लंबाई की आवेश की एक समान चादर जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पर विचार कीजिए। तो वाई जेड प्लेन पर कोई अनंत लंबाई की कोई आवेश की एक चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, उस पर विचार करना है। तो कह रहा है यह निकाय अपरिवर्तित रहता है यदि वाई जेड तल के समांतर किसी भी दिशा में स्थानांतरित किया जाए। तो वाई जेड प्लेन में अगर आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व की चादर है तो वाई जेड प्लेन में किसी भी तरफ स्थानांतरित किया जाए तो यह निकाय कह रहा है अपरिवर्तित रहता है। बी में कह रहा है यक्स अक्ष के परितः किसी भी कोण पर घूर्णन कराया जाता है जिस प्रकार यह निकाय इस प्रकार के सममित संक्रियाओं के अधीन अपरिवर्तित रहता है, इसी प्रकार इसके गुणधर्म भी अपरिवर्तित रहने चाहिए। विशेष रूप से इस उदाहरण में विद्युत क्षेत्र ई अपरिवर्तित होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब यक्स वाई और जेड प्लेन में अनंत लंबाई का कोई आवेश है कि एक समान चादर है, तो वाई जेड प्लेन में है तो वाई जेड प्लेन में हम कहीं भी खिसका के रख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर जब वाई जेड प्लेन है तो इसका मतलब यक्स इस तरह होगा, एक्स वाई और जेड इस हमारे कागज के तल के या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। तो वाई और जेड यक्स इस तरह लंबवत ऊपर हो गया, तो ये लंबवत ऊपर हुआ, ये हमारा वाई जेड प्लेन हो गया। तो वाई जेड प्लेन में कहीं भी आगे पीछे खिसकाएं या यक्स प्लेन में घुमा दें, ऐसे ऐसे यक्स को धुरी मान के घुमाएं तो भी ये वाई जेड प्लेन में ही घूम रहा है। अरे भाई वाई जेड प्लेन में ऐसे ऐसे खिसका दें तो भी एक ही बात है। या वाई जेड प्लेन में यक्स हमारा धुरी है उसको ऐसे घूर्णन करा दें घुमा दें तो भी रहेगा, तो वो वाई जेड प्लेन में ही, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि ए में कह रहा है कि वाई जेड तल के समांतर किसी भी दिशा में स्थानांतरित किया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर यक्स अक्ष के परितः किसी भी कोण पर घूर्णन कराया जाता है, घुमा दिया जाए यक्स अक्ष के परितः, जिस प्रकार यह निकाय इस प्रकार के सममित संक्रियाओं के अधीन अपरिवर्तित रहता है, इसी प्रकार इसके गुणधर्म भी अपरिवर्तित होने चाहिए। जाहिर सी बात है कि यक्स अक्ष के परितः हम यक्स को धुरी मान रहे हैं, अब घुमा रहे हैं तो घूम तो वाई जेड प्लेन पे ही रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र सममित संक्रियाएं और गुणधर्म दोनों अपरिवर्तित रहने चाहिए। विशेष रूप से इस उदाहरण में विद्युत क्षेत्र ई अपरिवर्तित होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र ई भी अपरिवर्तित रहना चाहिए। अब देखिए बता रहा है कि वाई अक्ष के अनुदिश स्थानांतरित सममिति यह दर्शाती है कि किसी बिंदु 0 y1 0 पर विद्युत क्षेत्र 0 y2 0 पर भी विद्युत क्षेत्र के समान होना चाहिए। तो जब हम वाई जेड प्लेन पे ही खिसका रहे हैं तो अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो चाहे वाई अक्ष में y1 बिंदु हो चाहे y2 हो, सब में विद्युत क्षेत्र एक समान होना चाहिए। इसी प्रकार जेड अक्ष के अनुदिश स्थानांतरित सममिति
यह दर्शाती है कि दो बिंदुओं 0 0 Z1 तथा 0 0 Z2 पर विद्युत क्षेत्र समान होना चाहिए। तो जब y z प्लेन है तो z पे भी कहीं Z1 या Z2 बिंदु माना जाए, एक्स वाई में देखिए 0 0 लिखा है कि मतलब एक्स वाई प्लेन से मतलब ही नहीं है, तो वहाँ भी विद्युत क्षेत्र समान होना चाहिए। तो एक्स अक्ष के चारों ओर घूर्णन सममित का उपयोग करके हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि E यानी विद्युत क्षेत्र वाई जेड तल के लंबवत होना चाहिए। तो चूंकि एक्स अक्ष में हम घूर्णन करा रहे हैं, मतलब एक्स अक्ष हमारा धुरी है, प्लेन वाई जेड में ही है, तो वही कह रहा है कि इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो वाई जेड प्लेन के लंबवत यानी एक्स अक्ष दिशा में होना चाहिए। तो जब एक्स अक्ष दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा तो एक्स अक्ष के समांतर होगा। एक्स दिशा में जब ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे तो एक्स अक्ष के समांतर ही तो होगा। अब किसी ऐसे सममित को सोचने का प्रयास कीजिए जो आपको यह बताए कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक नियतांक है जो एक्स निर्देशांक पर निर्भर नहीं करता। अब कह रहा है, अब एक ऐसा चीज सोचिए कि विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है अगर वो एक्स निर्देशांक पर निर्भर नहीं करता है तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी अनंत लंबाई की एक समान चालक तार के चालक चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण दिक स्थान यानी खाली स्थान में हर बिंदु पर एक समान होता है, तथापि चादर के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो अब देखिए, अगर हम ये मान लें कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक नियतांक होता है यानी कांस्टेंट होता है और एक्स निर्देशांक पर निर्भर नहीं करता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जब एक्स निर्देशांक पर निर्भर नहीं करता है और उसका परिमाण एक नियतांक यानी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि हर जगह विद्युत क्षेत्र समान है। और जाहिर सी बात है, इसको पढ़ें तो ये कह रहा है कि अब किसी ऐसे समिति को सोचने का प्रयास कीजिए जो आपको यह बताए कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक नियतांक है जो एक्स निर्देशांक पर निर्भर नहीं करता। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी अनंत लंबाई की एक समान चालक चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण दिक स्थान यानी खाली स्थान में हर बिंदु पर एक समान होता है। जाहिर सी बात है कि हर एक बिंदु पर एक समान होगा यानी विद्युत क्षेत्र एक समान रूप से वितरित होता है, तथापि चादर के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो जो चादर है उसके दोनों ओर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तब यहाँ पर देखिए, जो चादर होगी उसमें एक समान आवेश होगा, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। तो मान लीजिए धनात्मक है, तो अगर कोई चादर है तो धनात्मक है और एक परत में आवेश धनात्मक आवेश बिछा हुआ है पूरी चादर में, तो जाहिर सी बात है कि धनात्मक आवेश जो होगा उसके कारण जो प्लेट होगी उसमें ऊपर की ओर अगर हम देखें, मान लीजिए ये प्लेट है हमारे हाथ की तरह, हमारी फोटो में देखिए हाथ की तरह जो फोटो, तो इसमें धन आवेश के कारण त्रिज्यीय बल रेखाएं जो विद्युत बल रेखाएं वो बाहर की ओर निकलेंगी, तो ऊपर भी हमारी बाहर की ओर निकलेगी यानी ऊपर को निकलेगी, और नीचे भी बाहर को निकलेगी या नीचे की ओर निकलेगी। तो ऊपर वाला नीचे वाले को के विपरीत है कि नहीं विद्युत बल रेखा। तो इसीलिए ये कह रहा है कि तथापि चादर के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। अब देखिए, दो ही दिशाओं में विद्युत क्षेत्र होगा, तो मान लीजिए जो हथेली हमने माना इसमें ऊपर की ओर वाई प्लेन है, नीचे की ओर जेड प्लेन है, मतलब नीचे ये वाई प्लेन में हम लोग हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड, तो मान लीजिए वाई प्लेन में है, तो वाई प्लेन में विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है और इसी में जो चादर की नीचे वाली तली है उसमें नीचे की ओर है, तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसलिए वही बात यहाँ पर कह रहा है कि चादर के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत है और हर बिंदु पर पूरी चादर में चूंकि एक समान विद्युत क्षेत्र वितरित है तो विद्युत बल रेखाएं सब जगह एक समान होंगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र हर जगह विद्युत क्षेत्र का परिमाण दिक स्थान में हर बिंदु पर समान होगा और कांस्टेंट होगा, नियत होगा और एक्स निर्देशांक पर निर्भर नहीं करेगा। दूरी पर एक्स से कितनी दूरी है इस पर भी नहीं निर्भर है, क्योंकि हर जगह एक समान है।
तो इसकी तुलना उन परिणामों से कीजिए जो कूलाम नियम के उपयोग द्वारा सीधे परिकलन कर परिणाम तक पहुंचने के लिए आवश्यक हो। तो कह रहा है कूलाम नियम से इन परिणामों की हम लोगों को अगर तुलना करें जिनमें सीधे परिकलन यानी कैलकुलेशन करके हम लोग रिजल्ट तक पहुंच जाते थे। अब आगे देखिए समरी यानी सारांश आ जाता है। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।